हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी गुरु मंत्रा। आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास 11th करेंगे। बाकी की जो 10 क्लासेस हैं वो अपलोड कर दी गई हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, आरपीएससी, आरएएस, पटवारी कांस्टेबल या एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, पुलिस के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये क्लास। ठीक है, तो पूरी क्लास लेना और अगर क्लास अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर कर देना। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठना और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी, उनको नोट करते रहना। ठीक है, ताकि जो आपके नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, इंडियन पॉलिटी के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना और इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगी उनको नोट डाउन कर लेना। और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये वीडियो है ये अपलोड हो जाएगी, उसके बाद नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। ठीक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैडम ये हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल होगी या नहीं। हम पुलिस की तैयारी करते हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वीडियो हेल्पफुल होगी या नहीं। सभी के मेरे पास जो है कमेंट आते हैं, तो मैं सभी को बता देती हूँ। यूपीएससी, एसएससी, जो ये एग्जाम मेंशन कर रखे हैं मैंने, ठीक है, इन सभी के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इनमें जो क्वेश्चंस मैं इन वीडियोस में आपको करवा रही हूँ ये आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, पिछले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में से उठा के क्वेश्चन आपके लिए लेके आती हूँ मैं। ठीक है, तो आप इन्हीं की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि पीसीएस, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट करके पूछना, कोई भी बेझिझक। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन है आपके सामने, ए है अनुच्छेद 78, बी है अनुच्छेद 76, सी है अनुच्छेद 79 और डी है अनुच्छेद 71। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, गैस कीजिए स्टूडेंट्स। प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? चलिए मैं बता देती हूँ इसका ऑप्शन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ओके, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ। संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट हैं, लिखे हुए हैं और इनके निर्वहन के लिए वह राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ओके, अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निर्दिष्ट है, कर्तव्य बताए गए हैं कौन से अनुच्छेद में, 78वें अनुच्छेद में। ठीक है, राष्ट्रपति देश के मुखिया होते हैं जबकि प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं। सभी निर्णय मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह व सहायता के बाद राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं। यहां तक कि वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के अनुसार ही अन्य मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री अगर बोलेगा तभी राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। आ गया समझ? कोई डाउट हो पूछो स्टूडेंट जल्दी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चले नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ए है 26 जनवरी 1950, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 9 दिसंबर 1946 और डी है 13 दिसंबर 1946। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गैस कीजिए जल्दी फास्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देती हूं। इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, याद रहेगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पता करते हैं, इन सबको आप लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो वीडियो में आप पढ़ रहे हो ये कम समय तक आपको याद रहेंगी ये बातें, इनको नोट डाउन कर लेना।
संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, उस वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया था जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, ठीक है। जिसने 1946 में भारत का दौरा किया कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कहां पे हुई थी? नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, ओके, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है, वहां पे हुई थी। और किसकी सिफारिश पे हुई थी? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे, ओके। श्री सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाद में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने, ओके, याद रहेगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुई थी। और जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के, ओके। भारत का संविधान कब लागू हुआ, कब प्रभावी हुआ? आपको पता होगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। उसी दिन संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हुआ और क्या किसका निर्माण हुआ? और 1952 में नई संसद के गठन होने का अंतरिम संसद का कार्य किया। देखिए, जब हमारा भारत का संविधान प्रभावी हुआ उस समय क्या हुआ? संविधान सभा का जो अस्तित्व था वो तो समाप्त हो गया और नई संसद का निर्माण हुआ, जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उनका गठन हुआ। भारतीय संविधान सभा ने कुल 11 सत्र आयोजित किए, जिनकी कुल अवधि कितनी थी? 165 दिन थी। ये भी याद रखना, भारतीय संविधान सभा थी, उसमें कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिनकी कुल अवधि कितनी थी? 165 दिन की, ठीक है। संविधान सभा के 11वें सत्र के अंतिम दिन 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान अपनाया गया था। 26 नवंबर 1950 को तो संविधान अपनाया ही गया था, प्रभावी कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था, ठीक है। इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ओके। आ गया समझ? कोई डाउट? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज किस दिन फहराया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए है 26 जनवरी 1930, बी है 23 फरवरी 1948, सी है 22 जनवरी 1947 और डी है 26 जनवरी 1950। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किस दिन फहराया गया था प्रथम बार? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए, 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं, नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल याद रखने वाली बातें हैं। 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस दफ्तर पर भारत का तिरंगा झंडा फहराते हुए इस दिन को हर साल पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में फहराया गया था पहली बार तिरंगा, याद रहेगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से आंसर करना। ऑप्शंस आपके सामने है, ए है 23 दिसंबर 1946, बी है 29 अगस्त 1947 और सी है 21 अगस्त 1966 और डी है 12 नवंबर 1946। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, कोई डाउट नहीं रही मन में। प्रारूप समिति के सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। ये 7 सदस्य थे टोटल, जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। प्रारूप समिति के सदस्य, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्यों के बारे में, अध्यक्ष कौन था उसके बारे में, ठीक है। तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये आजादी के पहले कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मद्रास के एडवोकेट जनरल थे। और कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ये एक साहित्यकार थे। इन्हें संविधान सभा में ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। बीएल मित्र, ये एडवोकेट जनरल थे।
डीपी खेतान ये एक प्रसिद्ध वकील थे, ये 7 थे, ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, क्लियर है। प्रारूप समिति का मुख्य काम क्या था? भारतीय संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देना। भारतीय संविधान था, उसको अंतिम रूप देना प्रारूप समिति का कार्य था। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था, ताकि जो भारत का संविधान था उसके प्रारूप पर विचार विमर्श किया जाए। ठीक है, तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका जो आंसर है वो है क्या है? 7। ठीक है, और अध्यक्ष कौन? भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। क्यों हुआ था? क्योंकि भारतीय संविधान का जो प्रारूप था उसको अंतिम रूप देने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? ए है 1855 का भारत शासन नहीं है, सरकार अधिनियम, यहां पे सरकार आएगा। और बी है 1858 का भारत शासन अधिनियम, सरकार है यहाँ पे। सी है ए एंड बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर है बी, 1858 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। अगस्त 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, और ये जो शासन था वो किसके हाथों में गया? इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया। ठीक है, आ गया समझ? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी मैं आपको दे देती हूं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है, इसे यदा कदा जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी का गठन मसाले के व्यापार के लिए किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, उस दौर में स्पेन और पुर्तगाल एकाधिकार था दोनों का। समय के साथ कंपनी ने मसाले के अलावा कपास, रेशम, चाय, नील और अफीम में भी इन सब में व्यापार शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना है वो कब हुई थी, किस लिए हुई थी, ये भी पूछा जा सकता है, और किन किन चीजों में वह व्यापार करती थी ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और ये खत्म कब हुई, भंग कब कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को? साल 1857 में भारतीय सेना के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 को भंग कर दिया गया। अब मैं आपको पूरी हिस्ट्री इसकी नहीं खोल के बता सकती यहीं पे, इसके लिए एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ये एमसीक्यूज करवा रही हूँ, तो इसलिए आपको सिर्फ संक्षिप्त में इनकी जानकारी दे रही हूँ। ठीक है, जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही। ईस्ट इंडिया कंपनी 1 जनवरी 1874 को खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी पूरी तरीके से। ओके, आ गया समझ? कोई डाउट? चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? उपराष्ट्रपति ए है अनुच्छेद 51, बी है अनुच्छेद 55, सी है अनुच्छेद 63 और डी है अनुच्छेद 19। करेक्ट आंसर बताइए इसका। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, 63 के अंतर्गत। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में भारत के? कौन है? वेंकैया नायडू। आ गया समझ? भारत के संविधान का अनुच्छेद 63 यह उपबंध करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है।
अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 निवासी यह उपबंध करते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, राज्यसभा का सभापति भी होता है ये उपराष्ट्रपति ही, और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा और किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं कार्यरत होगा उपराष्ट्रपति होते हुए। ठीक है, आगे समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ए है 44वें संविधान संशोधन 1979 में हुआ था। बी है 69वें संविधान संशोधन द्वारा। सी है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1992 में, और डी है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो 1985 में। किसके अनुसार हुआ था दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा? किसके अनुसार मिला था? इसका जो आंसर है वो क्या है? बी, 69वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। वेंकैया नायडू राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। आ गया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का शासन किसके द्वारा संचालित होता है? केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली को अर्धराज्य का दर्जा मिला हुआ है, जो उसका शासन है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ए है राष्ट्रपति के द्वारा, बी है उपराज्यपाल के द्वारा, सी है गृह मंत्री के द्वारा, और डी है केवल ए और बी। क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, मुख्यमंत्री होता है दिल्ली का, बट जो उसका जो शासन होता है वो पूरे तरीके से राष्ट्रपति के हाथ में होता है। जो मुख्यमंत्री जब अपना इस्तीफा देता है वो राष्ट्रपति को ही सौंपता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सॉरी, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। ये योग्यताएं दी हुई हैं आपको ऑप्शंस में, इनमें से हमें बताना है कि वह कौन सी योग्यता नहीं है इनमें से जो भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक है। ए है वह भारत का नागरिक हो, बी है वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, सी है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, डी है उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर है सी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यह जरूरी नहीं है कि वह संसद के किसी सदस्य का सदस्य हो, संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह आवश्यक नहीं है। परंतु ये जो है ये सभी योग्यताएं आवश्यक हैं। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। ठीक है, ये सभी योग्यताएं जरूरी है उसमें। पूरे विश्व में भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, आपको पता होगा। भारत में राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। पिछली जो क्लास थी उसमें भी डिस्कस किया था, प्रथम नागरिक, द्वितीय नागरिक और तीसरा नागरिक किसको बोला जाता है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और वह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन कौन सी सेनाएं? थल सेनाएं, वायु सेनाएं, जल सेना, तीनों का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं की कमांड होती है राष्ट्रपति के हाथ में। राष्ट्रपति को शपथ इसलिए दिलाई जाती है ताकि संविधान और भारत के कानून को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। ठीक है, आ गया समझ? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार क्या बोला गया है? एक भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन? राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या उसमें योग्यताएं होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह व्यक्ति किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पूरी योग्यता रखता हो। ये सभी क्या है? योग्यताएं हैं। ये सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए जो राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत होगा। ठीक है, समझ आ गई वीडियो अच्छे से? क्लास समझ आई? क्वेश्चंस अच्छे लगे?
अगर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लासेस और अभी करेंगे इसकी, अभी ये 11th क्लास ही है। ठीक है, बने रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो चैनल पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।